हाँ, तो सभी बच्चों को आज फिर मेरी बायो क्लास में स्वागत है। तो देखिए सभी बच्चे, आप मेरी क्लास में आ चुके हैं, जहाँ आज हम क्लास 12 को पढ़ाएंगे जीवों में जनन। हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए ये मेरी क्लास है और ये जो मेरा अध्याय है जीवों में जनन, मैं इसकी 2 क्लास सबसे पहले पढ़ा चुका हूँ और आज हमारी है इसकी तीसरी क्लास। तो मैं वही छोटे छोटे स्टेप्स बना के लाता हूँ, उस छोटे छोटे स्टेप्स को मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। जितनी कोशिश मैं कर सकता हूँ वो सारी कोशिश मैं आपको समझाने के लिए करता हूँ। तो मैं समय ज़्यादा व्यर्थ नहीं करूँगा और हम देखते हैं आज हमें तीसरी क्लास में पढ़ना क्या है। तो हमें आज पढ़ना है यूग्लिना का बाइनरी फिशन। हम इससे पिछली कक्षा में क्लास में हमें पढ़ चुके हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के महत्व के बारे में थोड़ा पढ़ चुके हैं। असेक्सुअल जो अलैंगिक जनन होता है, जो अलैंगिक जनन है, उस अलैंगिक जनन के कितने प्रकार हैं, उसके बहुत सारे प्रकार थे। उन सभी प्रकार में हमारा चल रहा था एक पहला प्रकार विभाजन, तो जिसे हम बाइनरी फिशन कहते हैं, द्विविभाजन। तो यहाँ पर मैं इसके पहले अमीबा को मैं पढ़ा चुका हूँ, अमीबा के बारे में मैं बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ। आज हम थोड़ा अमीबा से उसी हम चल तो हमारा वही रहा है बाइनरी फिशन, आज हम इसमें पढ़ेंगे यूग्लिना। तो देखिए यूग्लिन, अब इधर गौर से देखिए सभी बच्चे, ये है मेरे पास क्या, एक यूग्लिना। ये क्या है हमारे पास, एक यूग्लिना। तो हमें अलैंगिक जनन में क्या देखना है, हमें अलैंगिक जनन में यही बात हम पढ़ चुके हैं, बताई गई है कि इसमें क्या एक सेल होती है, उस एक सेल से मेरी 2 सेल्स बनती हैं, यानी कोई एक जीव है उस जीव से 2 जीव बनेंगे। तो यहाँ पर ये क्या है मेरे पास, एक पेरेंटल सेल। ये क्या है मेरे पास, एक पेरेंटल सेल। पेरेंटल सेल वो होती है जो एक सेल है, इसी में आपको मेल फीमेल दोनों के कैरेक्टर्स आपको यहीं से बनते हैं, यही इसकी एक मैन सेल है। इसी को हम क्या कहते हैं, एक मैन सेल। तो ये क्या है, इसकी एक मैन सेल, या हम इसी को कह देते हैं मदर सेल। ठीक, कुछ भी कह देते हैं हम इसको, मातृ कोशिका कह देते हैं, पितृ कोशिका, तो जो भी कुछ है इंग्लिश के लिए यही वर्ड यूज किए जाते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर एक सेल है, तो मेरे पास क्या है यहाँ पर एक सेल। अब इस सेल को गौर से देखिए आप, ये है मेरे पास एक यूग्लिना। ठीक, एक कोशिकी है। एक कोशिकी का मतलब, एक कोशिकीय का मतलब होता है केवल 1 सेल, केवल 1 सेल, केवल एक सेल है। इस सेल के अंदर कार्य करने के लिए, एक्टिविटीज को बढ़ाने के लिए, सारी चीज़ फंक्शंस को अप्लाई करने के लिए इसमें एक केंद्रक होता है। तो देखिए ये है एक केंद्रक प्रत्येक सेल का। अगर उस सेल में केंद्रक नहीं होगी तो उसका अस्तित्व नहीं होगा। ये है देखिए इसका केंद्रक। तो ये क्या है यहाँ पर, केंद्रक। पहला स्टेप इसका ये कि सबसे पहले इस सेल का केंद्रक डिवाइड होगा, केंद्रक बटेगा, केंद्रक का विभाजन होगा। तो सबसे पहले क्या होता है, केंद्रक का विभाजन। ये है मेरा क्या, फर्स्ट स्टेप इस सेल की। ये है मेरे पास एक सेल यूग्लिना। अब इसके अंदर क्या एक्टिविटी हो रही है, क्या क्रियाएं हो रही हैं, इसके अंदर ये है देखिए केंद्रक है, न्यूक्लियस, जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं। अब ये न्यूक्लियस जो है, इस न्यूक्लियस का विभाजन हो रहा है थोड़ा थोड़ा। ठीक, थोड़ा उधर जा रहा है, थोड़ा उधर है। ये मेरे पास एक था, अब सेल। तो मैं यहाँ पर ये बात समझ गया हूँ कि पहले स्टेप में केंद्रक का विभाजन होता है इस सेल से।
इस सेल के अंदर ये भरा हुआ है कोशिका द्रव, इसके अंदर जो भरा हुआ जो चिपचिपा पदार्थ होता है उसे हम कहते हैं कोशिका द्रव। उस चिपचिपे पदार्थ को हम कहते हैं कोशिका द्रव। तो ये है कोशिका द्रव, या हम इसे कहते हैं साइटोप्लाज्म, या हम इसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। बायोलॉजी की है तो जहाँ तक संभव तहाँ तक इंग्लिश के शब्दों को आप ज़्यादा यूज करना सीखें। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टेप में क्या हुआ है, केंद्रक विभाजन। केंद्रक विभाजन यानी क्या, न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस हो रही है। यहाँ पर क्या हो रही है, केंद्रक के विभाजन को कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। अब क्या हुआ, अब ये साइटोप्लाज्म है, अब इसे भी अलग होना है। ये है देखिए मेरे पास सेल यूग्लिना की, इस यूग्लिना की सेल में ये देखिए अदर, यहाँ पर ये न्यूक्लियस बट के अलग हो गया, इधर इसके लिए न्यूक्लियस अलग हो गया। अब न्यूक्लियस तो यहाँ पर अलग हो गया है, अब ये चीज़ यहाँ पर ये साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म का क्या हो रहा है अब यहाँ पर विभाजन। तो धीमे धीमे इसमें ये खाँच है, तो ये खाँच क्या होगी, खाँच आगे बढ़ती जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी, खाँच आगे बढ़ती जाएगी, आप ये समझ लीजिए। ठीक, फ्यूरो कंडीशन हो रही है, तो खाँच आगे बढ़ते 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 ये देखिए यहाँ पर आ गए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये पूरी एक जीव अलग बन गया, इसका न्यूक्लियस ए है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसका न्यूक्लियस ए है। ठीक, ये दोनों क्या बन गए, अलग अलग बन गए। तो ये दोनों अलग अलग बन गए हैं, तो इसका क्या है, ये अलग अलग बन गए हैं दोनों। तो ये इसका था, ये इसका था, तो यहाँ पर क्या हुआ, केंद्रक इसका अलग हो गया, इसका अलग है, इसका साइटोप्लाज्म अलग है, इसका न्यूक्लियस अलग है। ये है साइटोप्लाज्म और ये है न्यूक्लियस, ये है साइटोप्लाज्म, ये है न्यूक्लियस। तो हम यहाँ पर कहते हैं दोनों चीज़ सेपरेट हो गई हैं, तो कोशिका द्रव्य का विभाजन हो गया, ये लिक्विड है, लिक्विड का भी विभाजन हो गया। तो दूसरे स्टेप में क्या हुआ, तो सेकंड स्टेप में क्या हुआ, कोशिका द्रव्य का विभाजन, यानी कि साइटोप्लाज्म का क्या हुआ, डिवीजन, जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। क्या हुआ ये आपका साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। अब यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हुआ तो धीमे धीमे क्या होगा, ये दोनों अलग हो जाएंगी। तो अलग होने के बाद देखो क्या हुआ, अब ये सेल दोनों की छोटी सेल हैं बिल्कुल। ठीक, ये देखिए इसका अलग न्यूक्लियस है, और इस वाली सेल्स को देखिए, यहाँ पर जो यूग्लिना बना हुआ है इसका न्यूक्लियस अलग है। तो ये है इसका केंद्रक या न्यूक्लियस, और इसके अंदर क्या भरा हुआ है, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। अब इसका भी अलग है। अब ये क्या करेंगे, अब यहाँ पर दो सेल्स बन गई, हम ये कह सकते हैं यहाँ पर क्या बन गए, दो जीव बन गए। तो यहाँ पर क्या बन गए, दो जीव। अब यहाँ पर इस प्रोसेस में ये देखिए विभाजन तो हुआ, मगर कैसा हुआ, लंबवत हुआ, ऐसे लंबा लंबा हुआ। तो यहाँ पर देखिए यही चीज़ बन जाती है। तो यहाँ पर विभाजन तो हो रहा है लेकिन लंबवत हो रहा है, ये देखिए लंबवत। तो इस विभाजन को हम कहते हैं क्या, लंबवत विभाजन, लंबा लंबा हो रहा है। तो इसीलिए हम ये क्या हुआ, लंबवत, यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल। तो हम यहाँ पर देखिए एक बात कह सकते हैं, यही हमारे लिए कंपटीशन के लिए हम नर्सिंग का टेस्ट देते हैं या हम और भी कंपटीशन का टेस्ट देते हैं, नीट वगैरह देते हैं, तो हमें देखिए वहाँ पर इसी प्रकार का प्रश्न आ जाते हैं कि यहाँ पर एक ही बात समझ में आ रही है सबसे पहले, क्या कि यूग्लिना के अंदर किस प्रकार का विभाजन होता है। तो यूग्लिना के अंदर मिलता है देखिए लंबवत, लंबवत द्विविभाजन, लंबवत द्विविभाजन, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन मिलता है। तो ये चीज़ मिलती है अमीबा के अंदर। तो इसकी बॉडी क्यों, इसकी बॉडी एक लंबवत रूप में है। बॉडी कैसी है, लंबवत, लंबी लंबी बॉडी है, तो उसी प्रकार से उसमें लंबवत विभाजन हो गया।
तो यहाँ पर यही बात तेरे को समझने के लिए आई है। तो लंबवत विभाजन किस में मिलता है? युगलीना में मिलता है। तो लंबवत विभाजन किस में मिलता है? युगलीना में। तो यह किस प्रकार का विभाजन था भाई? द्वि विभाजन था, बाइनरी फिशन था। तो अब हम थोड़ा और आगे देख लेते हैं। अब मेरे पास पैरामीशियम एक कोश की जीव है। मैं बात पैरामीशियम की करता हूं, तो आप यहां पर देखिए पैरामीशियम, ये है देखिए क्या? पैरामीशियम, ये है पैरामीशियम। तो ये है आपका पैरामीशियम। पैरामीशियम को हम जरा गौर से देखेंगे। ये है इसका न्यूक्लियस, ये है इसका न्यूक्लियस। तो इसमें दो न्यूक्लियस होते हैं, एक तो ये है और एक ये है छोटा, दो न्यूक्लियस हैं। तो पहली बात क्या है? पैरामीशियम के अंदर दो न्यूक्लियस मिल रहे हैं यहाँ पर। तो पैरामीशियम मुझे क्या मिला है यहाँ पर? दो न्यूक्लियस। तो हम तो यहाँ पर कह सकते हैं यहाँ पर क्या है? दो केंद्रक। ठीक, एक है बड़ा, ये है बड़ा, और एक है छोटा। ठीक, तो बड़े को हम कहते हैं यहाँ पर क्या? मैक्रो। बड़ा क्या है? मैक्रो, मैक्रो न्यूक्लियस। बड़े को हमें कहेंगे मैक्रो न्यूक्लियस, छोटे को कहेंगे माइक्रो। तो छोटे वाले को हम क्या कहेंगे? माइक्रो, माइक्रो न्यूक्लियस। वह कौन सा एक कोश की जीव है जिसमें दो केंद्रक मिलते हैं? पैरामीशियम है। तो क्या है वो? पैरामीशियम। तो हम यहाँ पर देखिए ये बात समझ चुके हैं कि पैरामीशियम के अंदर दो केंद्रक होते हैं, एक बड़ा होता है, एक छोटा होता है। अब पहले स्टेप को हम जानते हैं कि अगर इस जीव से आगे जीव बनेगा तो सबसे पहले इसमें केंद्रक का विभाजन होगा। सबसे पहले किसका होगा? केंद्रक का विभाजन। तो ये है मेरा केंद्रक। तो सबसे पहले क्या होगा? केंद्रक का विभाजन होगा फर्स्ट स्टेप में। तो मेरा फर्स्ट स्टेप क्या है जीव के लिए? केंद्रक का विभाजन। तो ये है देखिए मेरा बड़ा न्यूक्लियस। इस बड़े न्यूक्लियस का क्या हो रहा है? विभाजन। ठीक, और ये है मेरे पास छोटा, इस छोटे का भी क्या हो रहा है? थोड़ा थोड़ा विभाजन। आप यहाँ पर देख लीजिए अच्छी तरह से, यहाँ पर आप देख लीजिए। तो ये है बड़ा, देखिए विभाजन हो गया इसका, और ये है आपका बड़ा वाला। ठीक, ये है बड़ा वाला न्यूक्लियस, और ये है आपका छोटा वाला, इसका भी विभाजन हो रहा है। दोनों का ही विभाजन हो रहा है यहाँ पर। तो पहले स्टेप में क्या होता है? जब भी किसी सेल्स का विभाजन होगा तो सबसे पहले क्या होगा? केंद्रक का विभाजन होगा। यही चीज़ पूछी जाती है कि सबसे पहले किसका विभाजन होता है? केंद्रक का। इसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर डिवीजन या कैरियोकाइनेसिस, या हम इसे क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस। ठीक, अब क्या हुआ? अब जैसे जैसे इसमें थोड़ी चीज़ का विभाजन हुआ तो यहाँ पर देखिए इस स्ट्रक्चर्स को देखिए। तो यहाँ पर हम अगर गौर से देखते हैं तो यहाँ पर देखिए ये मेरा न्यूक्लियस अलग है, बड़ा वाला। ये मेरे पास छोटा न्यूक्लियस है। यहाँ भी मेरे पास बड़ा न्यूक्लियस मिल चुका है मुझे, और यहाँ भी छोटा मिलेगा। अब क्या होगा? अब दूसरे स्टेप में जो इसके अंदर जो द्रव भरा हुआ है, जो इसके अंदर लिक्विड जो पदार्थ बना हुआ, तरल पदार्थ भरा हुआ है, उसका विभाजन होना है। उसे हम कहते हैं कोशिका द्रव्य विभाजन। ठीक, इसे हम क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य विभाजन, यानी कि साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है मेरा? साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। तो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन क्या है? मेरा सेकंड स्टेप है, ये मेरा द्वितीय स्टेप है। तो यहाँ पर देखिए विभाजन यहाँ बीच से हो रहा है। जब ये मेरे पास कोई जीव है और इसे बीच वाली कंडीशन को कहते हैं हम ट्रांसवर्स, अनुप्रस्थ कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इस वाले विभाजन को कहते हैं क्या? अनुप्रस्थ, यानी कि ट्रांसवर्स। बाइनरी फिशन तो है, बाइनरी मतलब दो विभाजन तो है, एक से कट करके दो बन गई। दो विभाजन तो हो रहे हैं हमारे में, लेकिन एक से कट करके दो बने, दो विभाजन तो यहाँ पर हो रहे हैं, ये मुझे अच्छी तरह से पता है। दो विभाजन तो हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कैसे हो रहा है? ट्रांसवर्स। कैसे हो रहा है यहाँ पर?
ट्रांसवर्स, जिसे हम कहते हैं अनुप्रस्थ, इसे हम क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ द्वय विभाजन, अनुप्रस्थ द्वय विभाजन। आखिर में यह अनुप्रस्थ द्वय विभाजन किस में मिलता है, पैरामीशियम में। तो आखिर में यह अनुप्रस्थ द्वय विभाजन किस में मिलता है, पैरामीशियम में। तो यहाँ से क्या हुआ, दोनों चीज़ अलग सेपरेट हो गई। अब क्या होगी, धीमे धीमे ये धीमे धीमे क्या हुई, सेपरेट, इवेंचुअली सेपरेट। तो इसका न्यूक्लियस देखिए अलग है, इसका न्यूक्लियस अलग है इसका, ठीक है। तो अब एक से यहाँ पर क्या बनी, दो सेल्स। तो दो सेल्स ये क्या हैं, दो क्या हैं, दो नए जीव हैं, दो नए क्या हैं, जीव। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि मेरी एक सेल से यहाँ पर दो सेल्स बन रही हैं। तो मेरी एक सेल से क्या बन रही है, दो सेल्स। यही देखिए इसमें कहा गया है, देखिए यहाँ पर देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, न्यूक्लियर डिवीजन। ये देखिए न्यूक्लियर का डिवीजन, ये देखिए फर्स्ट स्टेप में मेरा न्यूक्लियर का डिवीजन होता है। सेकंड स्टेप की बात करता हूँ तो यहाँ पर मेरा साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है। ये हो रहा है मेरा साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, इसको कहते हैं, ये कहते हैं कोशिका द्रव्य विभाजन, ठीक है। तो ये क्या है, इसके अंदर कोशिका द्रव्य ये भरा हुआ है, इसका विभाजन हो रहा है अलग अलग बटन का, ठीक। तो हमें ये देखो पता है कि पैरामीशियम के अंदर में दो न्यूक्लियस होते हैं, एक होता बड़ा, उसे कहते हैं हम बड़े को कहते हैं मैक्रो, एक होता छोटा। तो ये माइक्रो कहेंगे किसको, छोटा। माइक्रो का मतलब क्या है, छोटा। मैक्रो का मतलब क्या है, जीव विज्ञान की भाषा में बड़ा। तो ये है मेरे पास बड़ा। यही चीज़ यहाँ से पूछी जाती है कि आखिर में पैरामीशियम के अंदर में कितने न्यूक्लियस मिलते हैं, दो, एक बड़ा एक छोटा। पैरामीशियम के अंदर कौन सा विभाजन होता है, अनुप्रस्थ विभाजन होता है, अनुप्रस्थ विभाजन होता है। तो पैरामीशियम में कौन सा मिलता है, अनुप्रस्थ विभाजन मिलता है। तो अब यहाँ पर देखिए, अब हम देखते हैं यहाँ पर मल्टीपल फिशन, मल्टीपल फिशन इन अमीबा। अब अमीबा की अगर हम बात करते हैं, अमीबा की हम बात करें तो अमीबा की बॉडी में भी मल्टीपल फिशन मिल रहा है, लेकिन कहाँ मिल रहा है अभी हम बताएंगे। अगर हम मल्टीपल फिशन अमीबा की, तो अमीबा में भी बहुविभाजन कहाँ मिल रहा है अभी बताऊंगा मैं आपको। जबकि अमीबा में बहुविभाजन, जबकि अमीबा में भी बहुविभाजन, अमीबा बहुविभाजन अनफेवरेबल कंडीशंस में होता है। अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन में मतलब क्या होता है, प्रतिकूल दशाओं में, प्रतिकूल दशाओं में। सब प्रतिकूल दशा क्या होती हैं, अनुकूल दशा क्या होती हैं। प्रतिकूल दशा हम उसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए कि जून का महीना है, बहुत तेज धूप निकल रही है, बहुत गर्मी पड़ रही है, और उस गर्मी के मौसम में हम बाहर जाएंगे तो हम निश्चित रूप से बीमार पड़ जाएंगे, मर जाएंगे। क्यों कि हमारा शरीर उस टेम्परेचर को सहन नहीं कर सकता है। तो जिस टेम्परेचर को, जिस दशा को, जिस अवस्था को हमारा शरीर सहन नहीं कर सकता है, उसे हम क्या कहेंगे, प्रतिकूल दशाएं। जैसे बहुत ज़्यादा दिसंबर के महीने में ठंड है, तो ठंड इतनी पड़ रही है कि हमारा शरीर उसे सहन नहीं कर पाएगा। तो हमें अनुकूल होने के लिए, उस टेम्परेचर के अनुकूल होने के लिए क्या होगा, हमें घर में रहना पड़ेगा, हमें कपड़े पहनने पड़ेंगे। तो इसी प्रकार से हम बात करें अमीबा की, ऐसी कंडीशन आ जाएगी अमीबा की, ऐसी कंडीशन आ जाएगी, वो दशा उसके लिए अच्छी नहीं है, वो कंडीशन उसके लिए अच्छी नहीं है, वो टेम्परेचर उसके लिए अच्छा नहीं है। उस कंडीशन में, उस अमीबा में मल्टीपल फिशन आपको देखने के लिए मिलेगा, बहुविभाजन देखने के लिए मिलेगा। देखते इसमें कोई पेरेंटल सेल, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये है पेरेंटल सेल, तो इसमें कोई पेरेंटल सेल बहुत सारी छोटी छोटी समान आकार की डॉटर सेल्स में डिवाइड होती हैं। तो मेरे पास मान लीजिए कोई एक सेल है, ये है मेरे पास सेल, उस सेल ने ऊपर क्या एक सिस्ट बना ली, ये है ऊपर क्या सिस्ट, ये बनी हुई स्ट्रक्चर, ये क्या है आपकी सिस्ट। सिस्ट का मतलब क्या हुआ है,
कवरिंग कर लेना। ये चारों तरफ से, ये है मेरे पास एक सेल, ये है मेरे पास सेल, अंदर वाली क्या है, ये सेल है, अंदर वाली क्या है मेरे पास सेल, किसकी है भैया, अमीबा की मान लीजिए। अब उस सेल के ऊपर अंडे जैसा दूसरा कवर चढ़ गया, ये देखो ये चढ़ गया दूसरा कवर, अब ये कवरिंग चढ़ गई, ठीक, ये क्या चढ़ गया, कवर। यानी सिस्ट का मतलब क्या है, कवरिंग कर लेना, किसी चीज़ को ढक लेना, किसी चीज़ को अच्छी तरह से, कवरिंग का मतलब क्या है, उसे अच्छी तरह से चारों तरफ से घेर लेना, कवरिंग करना। कवरिंग का मतलब क्या, प्रोटेक्ट। जैसे मान लीजिए हम इस कमरे में चारों तरफ से कवर हैं, यानी कि हम इस कमरे में एकदम सुरक्षित हैं। ठीक इसी प्रकार से ये जो सेल है, इसके चारों तरफ एक संरचना बन जाती है, इसे हम कहते हैं सिस्ट। वो संरचना इसकी कुछ न कुछ हेल्प करेगी। क्या करेगी, किस चीज़ में देखते हैं, तो ये जो संरचना है ये बन गई है बहुत मोटी मोटी, इसी को हम क्या कहते हैं, सिस्ट। सिस्ट का मतलब होता है कवरिंग कर लेना। जब भी कभी सिस्ट का मतलब आएगा, जब भी कभी सिस्ट की मतलब बात आई, तो आप ये समझ लो कवरिंग कर लेना, उसे अच्छी तरह कवर कर लेना। अब क्या हुआ, ये है मेरे पास वो सेल अमीबा वाली, ये है उसके अंदर भरा हुआ प्रोटोप्लास्ट, और ये है उसके अंदर न्यूक्लियस। ये लाल लाल दिख रहा है आपको, ये क्या है, केंद्रक। ठीक, नहीं दिख रहा तो ऐसे दिख रही है, ये देखिए, ये मेरे पास सिस्ट है, मतलब कवरिंग कर ली है। ये मेरे पास सेल है, सेल के अंदर प्रोटोप्लास्ट भरा हुआ है, यानी कि साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, ये है केंद्रक। अब क्या हुआ, तो इसमें पेरेंटल सेल बहुत सारी छोटी समान आकार की डॉटर सेल्स में डिवाइड होते हैं। अब ये वाली जो क्या है, उस सिस्ट के अंदर ही, ये है मेरे पास सिस्ट जो कि कवरिंग की हुई है, उस सिस्ट के अंदर ही ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पर संरचना बन गई, इससे इसके अंदर बन गई है। अब ये क्या बन गई है मेरे पास, ये डॉटर सेल्स। ये क्या बन गई मेरे पास, डॉटर सेल्स, बहुत छोटी छोटी बन गई हैं। कब, बाहर का टेम्परेचर अच्छा नहीं है, बाहर का मौसम अच्छा नहीं है, इसके लिए बिल्कुल सही नहीं है, इसने ऊपर एक प्रोटेक्ट घर जैसी संरचना बना ली। प्रतिकूल परिस्थितियों में सिस्ट का निर्माण हुआ है, सिस्ट उसने कवरिंग क्यों कर ली, क्योंकि बाहर का जो टेम्परेचर है वो उसके लिए सही नहीं है, बाहर का जो मौसम है वो सही नहीं है, बाहर का वातावरण जो है उसके लिए सही नहीं है। तो जब वातावरण सही नहीं है तो उसने अपने पास सिस्ट बना ली, कवरिंग कर ली। तो ये कवरिंग कब होती है, अनफेवरेबल कंडीशन, प्रतिकूल परिस्थितियों में। फिर क्या होगी, जब ये है प्रतिकूल परिस्थिति, प्रतिकूल परिस्थिति, अब इसके बाद आएगी क्या, अनुकूल परिस्थिति। अनुकूल, अनुकूल का मतलब क्या है, अब जाड़े चले गए बिल्कुल, अब हमें कपड़े की ज़रूरत नहीं है। हमें कपड़े की ज़रूरत कब थी, ऊनी कपड़े की ज़रूरत कब थी, कंबल की ज़रूरत कब थी, जब बहुत तेज जाड़ा पड़ रहा था। अब यहाँ पर पड़ रहा है बहुत तेज जाड़ा, इसने कपड़े पहन लिए, बहुत मोटे मोटे कपड़े पहन लिए। अब जाड़ा चला गया, अब मौसम ऐसा आ गया उसे ऊनी कपड़ों की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही अनुकूल परिस्थिति आई, जैसे ही अनुकूल परिस्थिति आई, यानी कि फेवरेबल, उसकी फेवर का मौसम आया, फेवरेबल कंडीशन आई, तो ये क्या हुआ, ये यहाँ पर ब्रस्ट हो गई, रैप्चर हो गई। तो जब अनुकूल परिस्थिति आती है तो यह सिस्ट, यह वाली जो सिस्ट है, यह सिस्ट रैप्चर कर जाती है। रैप्चर का मतलब क्या है, ब्रस्ट फट जाएगी। क्या कर जाएगी, ब्रस्ट, ठीक, यानी फट जाएगी, आप ये समझ लीजिए, फट जाएगी। तो ये देखिए फट गई बिल्कुल, मौसम चला गया, उसे कपड़े की ज़रूरत नहीं, जब उसे कपड़े की ज़रूरत नहीं क्या, तो उसे हटा दिया, फट गई, सही कंडीशन आ गई। अब ये सारी चीज़ जो डॉटर सेल थी अब क्या हुई, कम्स आउट, बाहर निकल आई और रैप्चर कर जाती है और डॉटर सेल्स रिलीज हो जाती हैं। ये देखो कम्स आउट, बाहर आ रही है, ठीक, ये देखो बाहर आ रही है। तो फिर क्या है, जब भी कभी फेवरेबल कंडीशंस आती है, when comes to favorable conditions, these daughter cells comes out from this structures, हम ये कह सकते हैं। तो इस रचना से क्या है, वो बाहर निकल आएंगे। जैसे फेवरेबल कंडीशन आई, कम्स आउट, वो बाहर निकल आती हैं। तो यहाँ पर क्या है, उसके लिए जब कंडीशन अच्छी नहीं है तब यहाँ पर मल्टीपल फिशन हो रहा है। तो मेरे पास देखिए यहाँ पर मल्टीपल फिशन जब मिल रहा है, जब उसके लिए कंडीशन अच्छी नहीं है। तो यहाँ से यहाँ पर क्या हुआ, ये यहाँ पर मल्टीपल फिशन,
मल्टीपल फिशन, यानी कि बहुविभाजन। बहुविभाजन कब हुआ? अनफेवरेबल कंडीशंस में। जब अब इसमें बहुत सारी बढ़ गई हैं, जब फेवरेबल कंडीशंस आई तो ये ब्रस्ट कर गई। ये क्या कर गई? ब्रस्ट। जैसे इसने ब्रस्ट किया देन कम्स आउट, ये बाहर आ गई। जब ये बाहर आएंगे तो अपना काम करेंगे। तो इस प्रकार से देखिए हम क्या कह सकते हैं। अब हम आखिर में थोड़ी ये चीज़ समझ लेते हैं हल्की सी, कि आखिर में अमीबा में ये सिस्ट बनती क्यों है। जैसे कंडीशन चली गई तैसे वो क्या हुए, वो बाहर निकल आए, और जैसे वो बाहर निकले फिर क्या हुआ, उन्होंने बाइनरी फिशन करना स्टार्ट कर दिया, बाहर अच्छा मौसम मिल गया। आखिर में मुझे यहाँ पर ये बात थोड़ी समझ में आनी चाहिए, ये बात मैं समझना चाहता हूँ कि आखिर में अमीबा में ये सिस्ट फॉर्मेशन होता कैसे किया है। यहीं से देखो प्रश्न आ जाते हैं। अमीबा में सिस्ट निर्माण की क्रियाविधि, हम उसकी मैकेनिज्म देखेंगे सिस्ट फॉर्मेशन की। जब प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती हैं, उसके लिए कंडीशन सही नहीं है, मौसम सही नहीं है, हवा सही नहीं है, कुछ भी चीज़ सही नहीं है, जब प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं तो सिस्ट का निर्माण हो जाता है। मैंने बताया इस समय हमारे लिए मौसम गर्मी का है। जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो हम बाहर नहीं जा सकते, हमें घर में रहना है, पंखा चलाना है, कूलर चलाना है, एसी चलाना है, तब टेम्परेचर हमारी बॉडी के लिए सही होता है। जब बहुत अधिक ठंड पड़ती है तो हमें ज़रूरत पड़ती है रजाई, कपड़े, बहुत सारी चीज़ की। क्यों? कि बाहर का जो तापमान है वो हमारे लिए सही नहीं है, प्रतिकूल है। घर के अंदर कपड़े पहन लिए, अब अनुकूल हो गया हमारे लिए हल्का हल्का। तो हमारे शरीर के लिए अनुकूल कब हुआ? जब कपड़े पहन लिए। तो प्रतिकूल परिस्थितियों में ही सिस्ट का निर्माण हो रहा अमीबा में। अमीबा अपने शरीर से अपने कूटपाद, अब ये है उसके कूटपाद। जैसे मान लीजिए ये है मेरे पास अमीबा, ये है मेरे पास अमीबा, ठीक, और ये है अमीबा के क्या? कूटपाद, ठीक। इस कूटपाद को हम क्या कहते हैं? स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया, ठीक। इसी से ये थोड़ी बहुत गति करता रहता है इधर उधर, ठीक। तो ये है, देखो ये क्या है? कूटपाद हैं। अमीबा अपने शरीर से अपने कूटपाद को बाहर निकालता है। अब उसने कूटपाद जो स्यूडोपोडिया थे उन्हें बाहर निकालना स्टार्ट कर दिया। क्यों? कंडीशन सही नहीं है, प्रतिकूल मौसम है, और 3 परत वाली हार्ड कवरिंग को संचित करता है। इन्हें और बाहर निकालेगा, और बाहर निकालेगा। अब इनसे क्या होगी? 3 लेयर बनाएगा। देखिए ये है पहली लेयर, ये है मेरे पास पहली लेयर, ये है पहली लेयर, ये है मेरे पास फर्स्ट लेयर, ये है मेरे पास फर्स्ट लेयर, ठीक। तो और ये है मेरे पास सेकंड लेयर, और ये पीली पीली मेरे पास क्या है? थर्ड लेयर। तो यहाँ पर 1 2 3 लेयर बनाएगा। तो 3 लेयर्ड बना रहा है। यहाँ पर क्या बना रहा है? 3 लेयर। देखो 3 लेयर हार्ड कवरिंग। अब इसने क्या कर ली? हार्ड कवरिंग। अपने आप को बचाने के लिए उसने 3 कपड़े पहन लिए। अब ऐसे समझ लीजिए, अपने आप को बचाने के लिए क्या किया उसने? 3 मोटे मोटे कपड़े पहन लीजिए, 1 2 3, इसके अंदर ये सुरक्षित बैठा है। तो यहाँ पर क्या कर ली इसने? 3 लेयर हार्ड कवरिंग। इसने 3 मोटी मोटी लेयर की अपनी कवरिंग कर ली। तो ठीक है, हार्ड कवरिंग को करता है। इस 3 लेयर हार्ड कवरिंग को ही हम क्या कहते हैं? सिस्ट। अब ये 3 चीज़ बन गई, इसी को हम क्या कहेंगे? सिस्ट फॉर्मेशन। यानी कि 1 2 3, 1 2 3। अब इसके अंदर आपका बैठा है अमीबा, ये बैठा है अमीबा। तो 3 चीज़ जो संरचना बनेगी, इसी को हम क्या कहेंगे? इसी को कहते हैं हम सिस्ट फॉर्मेशन। इसी को हम क्या कहते हैं? सिस्ट फॉर्मेशन, यानी कि सिस्ट का निर्माण। अब सिस्ट का निर्माण हो गया। इस सिस्ट का निर्माण क्या है? उसने 3 लेयर हार्ड कवरिंग बना ली, बहुत ठीक। देखिए, अब देखिए यहाँ पर इस परिघटना यानी कि फेनोमेनन को ही हम एनसिस्टमेंट या एनसिस्टेशन कहते हैं। ये पूरी जो परिघटना है, पूरी प्रक्रिया, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं हम एनसिस्टमेंट
या एनसिस्टेशन। तो हम इसे क्या कहते हैं? एनसिस्टमेंट या एनसिस्टेशन। ठीक, तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो होते हैं यहाँ से आपके लिए कुछ मिलेगा कंपटीशन के लिए। एनसिस्टमेंट क्या है? एनसिस्टमेंट को हम क्या एनसिस्टेशन कहते हैं। तो एनसिस्टेशन, ये सब एनसिस्टमेंट क्या है? एक प्रोसेस है, एक फेनोमेनन है। कौन सी फेनोमेनन? जब अमीबा को क्या मिलती है? एक अनफेवरेबल कंडीशन। तो अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करेगा? वो 3 लेयर बनाएगा हार्ड कवरिंग की। ये देखो भाई 1 2 3, इसी परिघटना को हम क्या कहते हैं? एनसिस्टमेंट। तो यहीं से देखिए आपके लिए कुछ बनेगा, तो यहीं से आपके लिए बनता है। अब देखिए, अब वो चीज़ तो हमें माना बन गई, हमारे पास वो चीज़ बन गई 3 लेयर कवरिंग, सीडोपोडिया स्पोर्स प्रोसेस। अब सीडोपोडिया के जो है यहाँ पर क्या होगा? स्पोर्स प्रोसेस, स्पोर्स का निर्माण होगा, यानी कि कूटपाद स्पोर्स का निर्माण होता है। अब होगा यहाँ पर क्या? कूटपाद का निर्माण। पहले एक थे, अब देखिए बहुत सारे बन गए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब क्या है इसके अंदर में? ये न्यूक्लियस है। ठीक, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है। ठीक है, तो अब ये बन गई। तो अब कूटपाद स्पोर्स का निर्माण हो रहा है, यानी कि सीडोपोडिया स्पोर्स का निर्माण हो रहा है। सीडोपोडिया के जो स्पोर्स हैं अब उससे क्या अब बनने लगे ज़्यादा, जिसे हम क्या कहते हैं? स्पोरुलेशन। ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं? स्पोरुलेशन। ठीक, तो इसी चीज़ को हम स्पोरुलेशन कहते हैं, नर्सरी। तो स्पोरुलेशन किसे कहेंगे? सीडोपोडिया स्पोर्स के प्रोसेस को, जिसमें क्या होता है? सीडोपोडिया के स्पोर्स बनते हैं। जब सीडोपोडिया के स्पोर्स बनते हैं उसी को क्या कहते हैं हम? स्पोरुलेशन। तो यहाँ पर लोग ऐसे लिख दो, सीडोपोडिया। तो सीडोपोडिया क्या? स्पोर्स हो रहे हैं। यहाँ पर सीडोपोडिया का स्पोर्स का क्या हो रहा है? निर्माण। तो सीडोपोडिया के स्पोर्स का निर्माण ही क्या कहलाएगा? स्पोरुलेशन। सीडोपोडिया के स्पोर्स का निर्माण ही स्पोरुलेशन कहलाता है, स्पोरुलेशन। ठीक, स्पोरुलेशन कहते हैं सीडोपोडिया स्पोर्स के निर्माण को हम ये भी कहते हैं। तो स्पोरुलेशन किसे कहते हैं? हम सीडोपोडिया स्पोर्स के निर्माण को ही हम स्पोरुलेशन कहते हैं। तो अब क्या हुआ? अब ये चीज़ पूरी बन के इसमें बहुत सारे बन गए। ठीक, अब क्या गए? जब फेवरेबल कंडीशंस आती है, अब क्या फेवरेबल, अब अनुकूल परिस्थिति आ गई, मौसम सही आ गया, भैया कपड़े उतार दो। अब क्या हुआ? अनुकूल परिस्थिति आएगी, अनुकूल दशा आएगी। ठीक, अनुकूल परिस्थिति, जब अनुकूल परिस्थिति आती है, जाड़े चले गए, तो यह सिस्ट बॉल 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग 1 2 3, ये क्या है आपकी? सिस्ट बॉल। सिस्ट बॉल का मतलब क्या है? सिस्ट की परत है। 3 क्या है? 3 लेयर्ड। ठीक, 3 लेयर की क्या है? ये एक हार्ड कवरिंग, हार्ड कवरिंग। ठीक, हार्ड कवरिंग। तो धीरे धीरे क्या होगी? हट जाएगी। धीमे धीमे क्या होगी? जब वो हट जाएगी, तो जैसे जैसे धीमे धीमे हट जाएगी, तो हटने के बाद क्या होगा? अब वो धीमे धीमे हट के क्या हुए? ये देखिए, ये यहाँ से हट गई तो आपके ये आ गई, और फिर से ये स्पोर्स बाहर निकलकर नए डॉटर अमीबा का निर्माण करते हैं। अब ये बाहर निकल के आ गए। अब क्या हुआ? ये बाहर निकल के आ गए। अब क्या हुआ? ये बाहर निकल के आ गए। इधर देखिए, जैसे जैसे ये हटेगी, अब ये क्या हो जाएगी? ब्रस्ट। ठीक, धीरे धीरे इवेंचुअली ब्रस्ट हो जाएगी, मतलब रैप्चर हो जाएगी, फट जाएगी। ठीक, अब ये जैसे ही फटेगी तैसे ये चीज़ कम्स आउट, बाहर आ रही है। क्या आ रही है? कम्स आउट, बाहर आती है, बाहर आती है, बाहर आती। अब वो बाहर आ गई, बाहर आती है, तो बाहर आके देखो ये आ गई। ठीक, तो अब जैसे ये बाहर आएगा तो अब ये क्या करेगा? अब क्या करेगा? अब बाइनरी फिशन करेगा। ये है मेरे पास स्पोर्स, ये है मेरे पास वो सीडोपोडिया स्पोर्स। ठीक, ये है स्पोर्स। अब स्पोर्स ने क्या किया यहाँ पर? बाइनरी फिशन। अब स्पोर्स ने यहाँ पर क्या किया? बाइनरी फिशन।
सब बाइनरी फिशन क्या, वही द्वि विभाजन। एक सेल थी और एक सेल से कितनी सेल बनी, 2, तो यहाँ पर 2 डॉटर सेल्स का निर्माण हुआ। अब सही कंडीशन आएगी, जब उसके लिए सही कंडीशन आ जाती है अमीबा के लिए, तो वो बाइनरी फिशन करेगा, 1 से 2 सेल्स बनाएगा। तो यहाँ पर क्या 1 से 2 सेल्स बनने, अब जो सही कंडीशन आएगी उसके लिए। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं, तो थोड़ा यहाँ पर ये कूटपाद स्पोर्स का निर्माण ही स्पोरुलेशन कहलाता है। थोड़ा यहाँ पर ये अपने हिसाब से देखो। तो अब इसी प्रकार से हम प्लाज्मोटोमी क्या है, देखिए प्लाज्मोटोमी यह भी एक कंडीशन होती है। यह कंडीशन मुख्यतः ओपेलाइना और पीलोमिक्सा दोनों प्रोटोजोन्स में मिलती है। तो ये है मेरे पास क्या, पीलोमिक्सा, ये है मेरे पास पीलोमिक्सा। प्रोटोजोआ है, एक कोशिकीय होता है, ठीक है, प्रोटोजोआ। इनमें कुछ अलग प्रकार का विचित्र बाइनरी फिशन होता है। एक है आपका ओपेलाइना और एक है पीलोमिक्सा। ये 2 जीव ऐसे हैं, इसमें एक डिफरेंट टाइप का अलग प्रकार का मिल रहा है। यहाँ पर बाइनरी फिशन तो हो रहा है लेकिन अलग प्रकार का हो रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोटोमी। स्पेशल टाइप का है, उस स्पेशल टाइप को हम क्या करेंगे, प्लाज्मोटोमी। अब ये है मेरे पास पीलोमिक्सा, ये है मेरे पास पीलोमिक्सा। तो ये एक सेल इस प्रकार की है, ये सेल इस प्रकार की है, ये मेरे पास है तो एक ही सेल, लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियस बहुत हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। जब न्यूक्लियस बहुत होते हैं तो यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मेरा मतलब ये कि यहाँ पर क्या है, केंद्रक। सॉरी अभी देख लो, तो यहाँ पर केंद्रक कितने हैं, यहाँ पर पहली बात इस सेल में केंद्रक बहुत हैं। केंद्रक क्या हैं, बहुत। देखिए बहुत केंद्रक हैं, सेल है। जब केंद्रक बहुत होते हैं तो उसे हम कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएट। तो उसे क्या कहते हैं, मल्टी। मल्टी का मतलब क्या है, मल्टी का मतलब होता है बहुत, न्यूक्लिएट का मतलब क्या है, न्यूक्लियस। तो यहाँ पर सेल तो मेरे पास एक ही है, लेकिन उस सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, बहुत न्यूक्लियस हैं। सेल मेरे पास एक ही पेरेंट है, अब उसमें सेल एक है लेकिन न्यूक्लियस बहुत हैं, तो ये यहाँ पर क्या करेगी, बाइनरी फिशन। तो ऐसी सेल जिसमें बहुत अधिक न्यूक्लियस पाए जाते हैं और वो बाइनरी फिशन करती है, तो वह क्या है, वो एक विभिन्न विचित्र प्रकार का क्या है, बाइनरी फिशन। तो उसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोटोमी। तो देखिए इस एक सेल से मेरे पास दूसरी सेल, ठीक। तो ये दोनों सेल्स कहती हैं, 2 सेल्स बन गई मेरे पास, एक ही है, एक है। तो ये कैसी है, मल्टी न्यूक्लिएट। मल्टी का मतलब क्या है, बहुत, न्यूक्लिएट केंद्रक। तो इसमें क्या है, सेल एक ही है, केंद्र की संख्या अधिक है। तो यहाँ पर क्या बन गई, 2 मल्टी न्यूक्लिएट डॉटर सेल्स, एक ये बन गई, एक ये बन गई। इस मल्टी न्यूक्लिएट पेरेंट सेल से बिना कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियर डिवीजन से ही मल्टी न्यूक्लिएट जीव बनेगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसमें केंद्रक होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मुझे न्यूक्लियस का डिवीजन नहीं हो रहा है। इससे पहले अमीबा पढ़ा हमने, यूग्लिना पढ़ा, पैरामीशियम पढ़ा। वहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस 2 भागों में पहले बटेगा, उसके बाद कोशिका द्रव बटेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियस का कोई डिवीजन नहीं हो रहा है, यही देखो कहा रहा है। तो यहाँ पर क्या है, इसमें क्या है, इसकी यही खास बात है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, कैरियोकाइनेसिस या न्यूक्लियर डिवीजन नहीं होता है। तो न्यूक्लियर डिवीजन, ठीक, तो न्यूक्लियर डिवीजन किसमें नहीं मिलेगा आपको, ठीक, प्लाज्मोटोमी में, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियर डिवीजन नहीं होता है, ठीक, यानी कि कैरियोकाइनेसिस नहीं होती है। किसमें, प्लाज्मोटोमी में, प्लाज्मोटोमी फिशन में। भाई साहब कौन सा जीव है, ओपेलाइना, वो कौन सा है, पीलोमिक्सा, ठीक। 1 2 यहीं से बनता है इंपॉर्टेंट, ओपेलाइना, पीलोमिक्सा। और इसमें क्या नहीं मिलेगा आपको, न्यूक्लियस का डिवीजन मिलेगा, केंद्रक का विभाजन नहीं होता यहाँ पर। बाकी और में हो रहा था, यहाँ केंद्रक का विभाजन। यही क्या है, एक विचित्र होता है जिसे हम कहते हैं
प्लाज्मोटोमी। सबसे मेन बात यही है, सबसे मेन पॉइंट, थोड़ा यही है सबसे मेन पॉइंट। अब मैं बात करता हूं, अब हम बात करते हैं एक ऐसे जीव की जिसके अंदर रीजेनरेशन पावर सबसे अधिक होती है। तो हाईली रीजेनरेशन पावर किसमें मिलेगी? तो री का मतलब होता है पुनः, और जेनरेशन का मतलब होता है पीढ़ी, यानी कि आगे बढ़ना। तो बार बार ये आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसमें कैसे? हाईली, बहुत तेज तरीका से पुनरुत्थ भवन हो रहा है। इसे हम क्या कहते हैं? पुनरुत्थ भवन, रीजेनरेशन। तो यहां पर देखिए थोड़ा हम समझ रहे हैं, थोड़ा एक सेकंड अभी देखियो, यह है मेरे पास रीजेनरेशन। री का मतलब पुनः या बार बार, या बार बार। जेनरेशन, जेनरेशन। तो जेनरेशन की बात करूं तो यह शब्द कहां से आया है? जेनरेट से। कहां से आया? जेनरेट। जेनरेट का मतलब होता है कुछ चीज बनना, नया बनना। जेनरेट का मतलब क्या है? एकदम बनाना, ठीक है, बनना, ठीक, बनना। तो यहां पर क्या है? स्वतः बन रही है, बन रही है एकदम। जेनरेट का मतलब क्या है? नई चीज बन रही है एकदम। तो यहां पर कोई बार बार बन रही है, टूट रही है, बार बार बन रही है, टूट रही है, बार बार। तो हाईली पावर देखने के लिए मिलेगी, वो कौन सी? ये देखिए यहां पर। तो रीजेनरेशन में क्या होती है? रीजेनरेशन में कोई भी चीज क्या है? बहुत जल्दी 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 बनती जाती है। रीजेनरेशन बहुत जल्दी होता है। रीजेनरेशन मतलब तुरंत, जेनरेशन तुरंत बन रही है। तो यहां पर देखिए, ये मेरे पास एक जीव है, ये है एक जीव जिसे हम कहते हैं प्लेनारिया, जिसे हम कहते हैं प्लेनेरिया। ये है एक जीव प्लेनेरिया। अगर प्लेनेरिया जो जीव है, इसका शरीर कहीं से भी कट जाए, मान लीजिए शरीर यहाँ से कट गया, जैसे ये कट गया, ये हिस्सा देखो यहाँ पर आ गया, और ये हिस्सा कट के यहाँ पर पहुँच गया। जैसे ये कटा, अब इस कटे हुआ हिस्सा क्या करेगा? इस कटे हुए हिस्से का क्या है? धीमे 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 यहाँ पर क्या फॉर्मेशन होने लगेगा? क्या होने लगेगा? टू रीजेनरेट, टू रीजेनरेट। यहाँ पर नया जनरेट होने लगा है, नीचे जनरेट हो रहा है नया। तो नया जनरेट होकर के क्या हुआ? ये नया बन गया। ये क्या बन गया? नया। तो क्या बन गया? नया, नए जीव, ठीक है, नया जीव, न्यू बन गया। अब जैसे ही ये टूटा, तो यहाँ से टूट के यहाँ ऊपर क्या हुआ? जनरेट। तो अब यहाँ पर जनरेट होने लगा है। जनरेट का मतलब अब यहाँ पर बनने लगा है, जनरेट होने लगा है। जनरेट का मतलब क्या है? बनने लगा है। तो यहाँ पर क्या हुआ? ऊपर का बन गया, ठीक। तो एक ये बनेगा, एक बन गया। तो ये क्या है? आपके डॉटर, छोटे छोटे बन गए। अब ये क्या करेंगे? अब ये ग्रो करेंगे, फिर ये ग्रो करेंगे। ग्रो करते करते इनका शरीर फिर टूटा, फिर आगे फिर टूटा, फिर इनके 2 भागों से 3 भागों से टूट जाएगा। अब जैसे ही वो जो भाग टूटेगा, उससे ऊपर वाला सा तो न जनरेट, ये टूटा, जनरेट, नया जनरेट हो गया। ये टूटा, नया जनरेट हो गया। जनरेट मतलब नया बन गया। तो जैसे ही जो पार्ट टूटेगा, तो वहाँ पर जनरेट हो जाएगा, नया पार्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या है? ये वो जीव है जहाँ पर सबसे अधिक, इस जीव के अंदर में सबसे अधिक रीजनरेशन पावर पाती है। इसका शरीर जहाँ से टूट जाएगा तुरंत, मतलब सबसे ज़्यादा रीजनरेशन पावर मिलेगी इसके अंदर में। सबसे ज़्यादा क्या मिलेगी आपको? रीजनरेशन पावर। रीजनरेशन पावर कितनी मिलेगी? हाई, बहुत ही ज़्यादा हाई रीजनरेशन पावर मिलेगी। तो यहाँ से कट गया, यहाँ से कट गया, तो ये यहाँ से ये क्या है? ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स यानी कि अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ तरीका। जैसे ही कटेगा बोले ये जनरेट। ये क्या हुआ? जनरेट। ये क्या हुआ? जनरेट। ये भी बन गया ना, ये भी बन गया, जनरेट हो गया। जनरेट से क्या? नया बनेगा। जनरेट का मतलब ही नया बनना, ठीक। तो बाइनरी फिशन के द्वारा नए जीव का निर्माण हुआ। तो उसके बाद ये क्या हुआ? यहाँ पर बाइनरी फिशन। तो बाइनरी फिशन, तो बाइनरी फिशन मतलब होता है 2 विभाजन। 2 विभाजन से नया जीव बनना है, तुरंत टूट रहा है, बनना है, टूट रहा है, बनना है। तो
प्लेन एरिया में सबसे अधिक रीजनरेशन पावर पाई जाती है। तो प्लेन एरिया के अंदर क्या होता है, सबसे अधिक रीजनरेशन पावर मिलती है। प्लेन एरिया में सबसे अधिक रीजनरेशन पावर मिलती है। ठीक, तो सबसे अधिक रीजनरेशन पावर मिलती है प्लेन एरिया में। ठीक, नर्सिंग टेस्ट, एएनएम वगैरह टेस्ट, सब टेस्ट के लिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्लेन एरिया के अंदर में बहुत ज़्यादा हाईली पावर होती है रीजनरेट करने की, नया बनाने की। जनरेट का मतलब होता है नया बनाना, तुरंत नए बनाने की। उसके अंदर क्या है, बहुत हाई कैपेसिटी है। तो उसके अंदर क्या होती है, बहुत हाई कैपेसिटी होती है। तो अब आज के लिए थोड़ा हमारा वक्त हो चुका है। हम इतना स्टेप बना के लेके आए थे, उतना स्टेप मेरा पूरा हो चुका है। अब हम कल के लिए आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।